हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि लोगों में इतनी नफरत क्यों बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे को जा रहा है, या हमें ऐसा मानना चाहिए कि मानव के विकास के क्रम में मानव जैसे जैसे आगे जा रहा है उसे और विकसित होना चाहिए। एक प्राज्ञ मानव के तौर पर उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़नी चाहिए, उसकी संवेदनशीलता के स्तर में और विकास होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत वर्तमान के समय में हिंसा और अराजकता बढ़ती जा रही है। उसका सीधा सा परिणाम समाज में आतंकवादी गतिविधियां या फिर एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक रवैया देखने को मिलता है। अब आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में, जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोगों का जीवन काफी हद तक परिवर्तित हो गया है। दूर बैठा कोई व्यक्ति आपकी मदद करे या ना करे, वो आप तक अपनी नफरत पहुंचाने में सक्षम है। वो आपके बारे में ऐसी राय, ऐसा मशवरा, ऐसा मंतव्य देने में पूरी तरह से समर्थ है जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। अभी हाल में ही कुछ घटनाएं हुई, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक, जो जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, जिसे आप कह सकते हैं छोटी बच्ची ही थी, जिसकी हत्या की गई, वो पाकिस्तान की थी। एक और इन्फ्लुएंसर थी जिसे ये कहकर मार दिया गया कि वो समाज में अश्लीलता फैलाने का काम कर रही थी, और सिर्फ इसलिए किसी धर्म के ठेकेदार ने उसको मार दिया क्योंकि वो अपने आप को किसी सोशल मीडिया में अभिव्यक्त कर रही थी। वो हर व्यक्ति का निजी मसला है कि वो खुद को कैसे अभिव्यक्त करता है। अब समझने वाली बात यह है कि वर्तमान में ये नफरत का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है। उसका सीधा सा कारण ये है कि हम अपने जीवन को किसी ऐसे तुलनात्मक एस्पेक्ट में डालकर उससे कंपेयर कर रहे हैं जिसका रियलिस्टिक लाइफ में कोई लेना देना नहीं। अगर समाज है और उसमें कई लोग हैं, हर तरह के व्यक्ति का एक अपना जीवन होगा, अपनी एक जीवन यात्रा होगी, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अलग होगा। प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति अपना स्टार्टिंग पॉइंट न देखते हुए सीधे दूसरे के डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो एक तुलना का दौर है वो चलता रहता है। और ये कंपैरेटिव स्टडी पहले एक लोकल एरिया में सीमित होता था, लेकिन अब ये जो कंपैरिजन है, जो जेलेसी है, ये धीरे धीरे ग्लोबल होती जा रही है। उसका रीज़न है कि जो हमारी संकल्पना है ग्लोबल विलेज की, या जिसे हम कह सकते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, हमारे पास ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम यहाँ बैठे बैठे भी यूएस में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अगर हम कंजम्पशन की ही बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति औसत जितना कंजम्पशन करता है वो भारत के लगभग 18 से 19 लोगों के बराबर है। तो अगर आप सिर्फ कंजम्पशन की बात करते हैं तो जो वहाँ के व्यक्ति की लाइफस्टाइल होगी वो ऑब्वियसली अच्छी होगी एज पर कंपैरिजन टू इंडिया। तो कोई भी देश जहाँ पर संसाधन कम है, या अपेक्षाकृत आप बात करें, चाहे वो अफ्रीका जैसे देश हों, या फिर आपके पूरा अफ्रीका महाद्वीप ही ले लीजिए, या फिर आपका एशियाई देश हो, जहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन कम है, वहाँ पर जो जीवन शैली है वो निम्नतर होगी। और अगर यही विकसित देश के संदर्भ में बात किया जाए तो वहाँ पर संसाधन संभवतः पर्याप्त हैं, जनसंख्या कम है, इसीलिए लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर है। जहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि उपलब्ध संसाधन या उपलब्ध भूमि के अनुसार वहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो ये जो कंजम्पशन और लाइफस्टाइल वाली जो धीरे धीरे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड डेवलप होता जा रहा है, जिससे लोग सामूहिकता से एकलवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कंसिस्टेंट कंपैरिजन
अल्टीमेटली इंसान को जेलेसी तक लेकर के जाता है, और वही जेलेसी बाद में हैट्रेड में कन्वर्ट होती है। ईर्ष्या का ही सघनतम रूप घृणा है। और जब व्यक्ति घृणा के स्तर तक पहुंच जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, समुदाय के प्रति, संस्थान के प्रति या देश के प्रति, तब उसके अंदर से जो भावना है वो सिर्फ अराजकता की ही होती है। तो अगर हम कहें तो हैट्रेड अपने आप में एक इंटेंस और पावरफुल इमोशन है, और ये इमोशन इतना इंटेंस है कि लोग इसी में आने के बाद कई बार गलत स्टेप उठाते हैं। और ये सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में ही नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अब व्यक्ति उससे भी तुलना कर रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। पहले जो तुलनात्मक स्तर था वो रीजनल था, स्थानीय था। अब लोग दूर बैठे व्यक्ति से भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है उसकी लाइफस्टाइल बेटर ना हो, या लाइफस्टाइल बेटर होने के बाद भी सिचुएशन बेटर ना हो, लेकिन फिर भी लोग ये मान लेते हैं कि वहां बैठे व्यक्ति के पास सब कुछ ज्यादा है। कहते हैं ना, दूसरे की घास हर व्यक्ति को ज्यादा हरी दिखती है, तो ऐसा ही होता है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह देखने को मिल रहा है, और ऑनलाइन ने इसको इंक्रीज करने का काम किया है। एक नई जनसंख्या है जो कीबोर्ड वॉरियर के तौर पर सामने आ रही है, जो सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ भी लिखकर कहीं भी चली जाती है। तो ऐसे में उसके कुछ रीजंस हैं, और ये नफरत केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरह का सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा तैयार किया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, स्थान के प्रति हो, संस्थान के प्रति हो। तो जब लगातार वैसे ही न्यूमरस मैसेज कोई भी व्यक्ति देखेगा, तो उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी धारणा, उसकी मान्यता उसी के अनुसार परिवर्तित होने लगती है। हमारी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो सिर्फ एक बात से शेप होती है, वो है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम सीख करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्थान या किसी भी समुदाय के प्रति अगर लगातार नकारात्मक भावना प्रेषित की जाएगी, तो उसके प्रति अपने आप घृणा का भाव या नफरत का भाव पैदा होने लगेगा। या इसके विपरीत किसी भी व्यक्ति या संस्थान के प्रति लगातार सकारात्मक सूचना दी जाने लगेगी, तो लोगों का रवैया वैसा ही उसके प्रति हो जाएगा। तो जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारी आइडियोलॉजी है, जो भी हमारी सोच विचार और मान्यता है, जो भी धारणा है, वो सब की सब इंफॉर्मेशन से संचालित होती है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आप एक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति अपने को कट्टर हिंदू बता सकता है, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हिंदू के घर में पैदा हुआ है। उसने ये तय नहीं किया कि वो किस घर में पैदा हो सकता है, बल्कि जिस घर में वो पैदा हुआ, जिस तरह का आसपास वातावरण था, जिस तरह की सूचना उसको दी गई, उसके आधार पर उसने खुद को शेप कर लिया। तो इसका मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका चयन हम स्वयं नहीं करते, बल्कि इंफॉर्मेशन के आधार पर करते हैं। वर्तमान में जो नफरत बढ़ती जा रही है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन फियर एंड इग्नोरेंस भी है। जैसे कहीं पर भी अगर अल्पसंख्यक समुदाय है, तो उसके मन में एक डर की भावना होती है। उस डर की भावना की वजह से वो लोग एकत्रित होकर, संकेंद्रित होकर, संकुल के तौर पर एक जगह इकट्ठा होकर रहना पसंद करते हैं। ये एक जगह रहने की, जैसे आपको हमेशा मुसलमानों की बस्तियां या मोहल्ले एक साथ दिखाई देंगे, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है डर की भावना, कि कभी भी किसी तरह की अगर आपात या विपरीत परिस्थिति होती है, तो हम सारे भाई एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे। तो एक कारण डर भी होता है, और जब आप डर में एक जगह रहते हैं, जब आप दूसरे समुदाय या दूसरे व्यक्ति से लगातार डरे हुए होते हैं, तो उसके प्रति आपके मन में सिर्फ नफरत ही होती है। इसके अलावा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से मतलब है कि ज्यादातर हमें दूसरे के बारे में या दूसरे की परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती, और हम उसके आधार पर किसी तरह का राय बनाना शुरू कर देते हैं। उस राय की वजह से, वो ओपिनियन की वजह से, उस थॉट की वजह से, उस इग्नोरेंस की वजह से हमारे मन में दूसरे के प्रति नफरत पैदा होने लगती है।
उसके अलावा अक्सर है ग्रुप आइडेंटिटी। ग्रुप आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये है अस वर्सेस देम। अगेन ये बात व्यक्ति और समुदाय दोनों पर लागू होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, अब पता चला वो बहस करते करते किसी एक कंक्लूजन पर जाने की बजाय, किसी एक सल्यूशन पर जाने की बजाय आपस में एक दूसरे से निजी तौर पर ही लड़ने लगते हैं, जबकि उन्होंने बहस किसी सार्थक मुद्दे का हल पाने के लिए शुरू की होती है, और कुछ समय बाद वो मुद्दा पीछे रह जाता है और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एक दूसरे के आमने सामने आना, यही है अस वर्सेस देम। कभी कभी ये समुदाय के स्तर पर भी होता है कि नहीं हम तो सही हैं, सामने वाला पक्ष ही गलत है, और उस पक्ष का ही हम निरंतर विरोध करने लगते हैं। और उसी विरोध को करते करते एक पक्ष आपने कुछ किया, सामने वाले ने प्रतिक्रिया की, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया होते होते फिर वो बात बढ़ जाती है। ट्रॉमा एंड प्रोजेक्शन। जब भी किसी तरह की गतिविधि होगी तो स्वभावता या संभवता आपको किसी न किसी तरह का ट्रॉमा फेस करना होगा, क्योंकि जब मैं और तुम की लड़ाई होने लग जाती है कि मैं सही हूँ या तुम सही हो, मैं गलत हूँ या तुम गलत हो, या मेरा पक्ष ये है तुम्हारा पक्ष ये है, जब आपस में दोनों पार्टी किसी अपने पक्ष विपक्ष को लेकर लड़ती हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक पार्टी दूसरे को चोट पहुंचाने का प्रयास करती है, तो उससे सामने वाले को ट्रॉमा होना स्वाभाविक है। क्या जब लगातार किसी दूसरे की आइडेंटिटी पर हमला किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति को एक ट्रॉमा होता है, और वही ट्रॉमा जब, वही बात है कि जब मुझे ट्रॉमा मिलेगा मैं सामने वाले को दूंगा, सामने वाले को मिलेगा वो मुझे देगा, तो ये एक साइक्लिक लूप बनता चला जाता है और उसी का ट्रॉमा का प्रोजेक्शन बार बार सामने आता है। और इसीलिए जब भी कोई सल्यूशन निकलने वाला होता है तो सामने वाले व्यक्ति का यही कहना होता है कि मेरे साथ तो ये हुआ तो मैं पीछे क्यों हटूं, और सामने वाले का भी कहना है कि मेरे साथ ये हुआ, तो दोनों का अपने अपने पक्ष में इतना कुछ हो जाता है कि वो ट्रॉमा से ही आगे निकल के बात नहीं कर पाते। मीडिया एंड इको चैम्बर्स। सोशल मीडिया ने काफी हद तक ये काम किया है। जैसे वर्तमान में अगर बात किया जाए तो अगर 1 लाख लोग शादी कर रहे हैं तो उनमें से 1 या 2 लोगों की गलत निकल सकती है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ हद तक भारत में इस समय वर्तमान में कानून की संरचना कुछ इस तरह से है कि वो सारी लाइबिलिटी पुरुष पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो वर्तमान में कुछ हत्याएं हुई और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने समाज को झकझोर के रख दिया, तो उसने एक तरह का प्रोपोगेंडा हिट किया, एक तरह की सूचनाओं पर बाढ़ आ गई जिसमें ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है लगातार कि लड़कियां गलत हैं। जब लड़कियों को गलत बोला जा रहा है तो उधर से जो लड़की का पक्ष है उनका कहना है लड़के गलत हैं, सदियों तक उन्होंने शोषण किया। तो ये जो सोशल मीडिया की ये जो लड़ाई है एक दूसरे के प्रति, ये चलती रहती है और डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोपोगेंडा या नैरेटिव सेट किया जाने लगता है, और उसी नैरेटिव के आधार पर एक दूसरे के प्रति नफरत देखने को मिलती है। कई बार ये समझना होता है कि किसी घटना या व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत हमारी नहीं होती, लेकिन वो जो नफरत है वो हमने कहीं से सींची होती है या कहीं किसी से ली होती है, और उसकी वजह से हम उससे अपने आप नफरत करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी कई बार ध्यान देना होता है कि जिस चीज से हम दूर भाग रहे हैं वो हमें बताया जा रहा है, वैसा है या नहीं वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर कोई भी सूचना आप तक आ रही है तो उसमें आंशिक सच्चाई जरूर होगी, ये बात तो है। लेकिन कई बार ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया में कोई नैरेटिव बनाया गया और वो नैरेटिव हमने एज इट इज ले लिया। अब सवाल ये है कि इस नफरत से बचा कैसे जाए, और इस पूरे सेशन का मतलब क्या है। इस पूरे सेशन का मतलब ये है कि अगर आप नफरत जितना ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करते हैं और जितना भी दूसरे का बुरा करने का प्रयास करते हैं तो पहला बुरा आपके साथ ही। इसीलिए मैंने एक टॉपिक बनाया था कर्मा, कि वो कैसे काम करता है। जब आप नफरत किसी दूसरे के लिए अपने अंदर रखेंगे तो वो नफरत पहले आपको नुकसान पहुंचाएगी, फिर बाद में किसी और को नुकसान पहुंचाएगी। ये समझने वाली बात है। आप कोई भी चीज, वही बात है ना, एसिड किसी बर्तन पे रखेंगे तो पहले वो बर्तन जलेगा,
बाद में वो व्यक्ति जलेगा जिस पर आप फेंकेंगे। तो अगर आप नफरत अपने मन में रखेंगे तो नफरत पहले आपको जलाएगी, बाद में उसको जलाएगी जिसको आप देंगे। तो वर्तमान के हालात यही हैं कि हमें लगता है कि हम अपने पास नकारात्मक भावनाएं दूसरे के प्रति रखेंगे और सकारात्मक भावनाएं अपने पास रखेंगे। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि आपके पास एक बर्तन है, अगर आप अपना शरीर मान लें, इसे एक बर्तन मान लें, तो उसमें ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये चीज मैं अपने लिए रखूंगा और ये चीज दूसरे के लिए रखूंगा। लोगों को अक्सर लगता है कि जितनी भी बुराइयां हैं या जितनी भी बुरी चीज है वो मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ, और जितनी भी अच्छी चीज है वो मैं अपने पास रख रहा हूँ और अपने लिए सोच रहा हूँ। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जब आप बुरा रख रहे हैं तो रख तो अपने ही अंदर रहे हैं ना, बर्तन तो एक ही है। भले ही मैं सोचूं कि सबका बुरा हो, मेरा अच्छा हो जाए। ऐसा क्यों है? ड्यू टू कॉम्पिटिटिवनेस, ड्यू टू कंसिस्टेंट कंपैरिजन। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बेटर है कि अगर आप खुद को पिछले बीते हुए कल से आज ज्यादा बेहतर करें, रादर देन ये कंपैरिजन करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैं उसके उसके अकॉर्डिंग खुद में बदलाव करूं। अगेन वही बात कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबका डेस्टिनेशन पॉइंट अलग है। तो ये जो स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना होगा। हो सकता है कोई आपसे आगे 30 पे खड़ा है, और हो सकता है अगर आप 0 to 100 के स्केल पे बात कर रहे हैं, कोई 30 पे खड़ा है, कोई 20 पे है, कोई 70 पे है, कोई 95 पे है, और आप अभी 2 पे खड़े हैं, और आप वैसे एक्ट करने लगते हैं जैसे वो व्यक्ति कर रहा है जो 30 पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली आप वो भी लूज कर देंगे जिस ट्रैक पे आप हैं, और उस ट्रैक पे तो कभी नहीं पहुंचेंगे जितने पे 30 है। तो ये मानने वाली बात है कि हम में से हर आदमी अलग ट्रैक पर है। अब उसके बाद बात ये आती है कि हमें ये लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज हम अपने लिए रखेंगे, नेगेटिव हम दूसरों के लिए रखेंगे। या तो आप पॉजिटिव रख सकते हैं या नेगेटिव रख सकते हैं, कंपैरिजन में या कंपैरेटिव स्टडी में उसकी क्वांटिटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी बुरी चीजें मैं दूसरों के लिए रखूंगा और सारी अच्छी चीजें अपने लिए रखूंगा, तो ऐसा कभी भी काम नहीं करेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब आप नफरत दूसरों के लिए रखते हैं तो नफरत आपके पास पहले आती है, और वो आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली डिस्ट्रॉय करती है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, जब वो लगातार नफरत किसी से कर रहे होते हैं तो वो अंदर ही अंदर खुद को खोखला कर रहे हैं, वो खुद को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही ऐसी चीज़ों से इसीलिए बचना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि अगर आपकी किसी से बातचीत हो जाए या थोड़ा नेगेटिव बात हो जाए, हॉट टॉक हो जाए, तो वो लोग अगले दिन इंतजार करते हैं, घर जाके पहले ये सोचते हैं कि जब अगले बार ये व्यक्ति मुझे मिलेगा तो इसको मैं ये एक लाइन बोल दूंगा, तो मतलब मजा ही आ जाएगा, मतलब मैं रोस्ट कर दूंगा। आजकल एक रोस्टिंग का कल्चर चल रहा है, अभद्र और बदतमीजी पूर्ण भाषा को रोस्टिंग कह देते हैं। भाई अगर आपकी किसी से नहीं बन रही तो आप उससे मत मिलिए। ये जो रोस्टिंग के नाम पे आप किसी से अपने से बड़े से मिलिए और उसके साथ दुर्व्यवहार करिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, जब तक कि आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो। अगर मेंटली डिस्टर्ब हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं, आप दया के पात्र हो गए। लेकिन कई बार मैंने देखा कि लोग इंतजार करते हैं कि जब ये व्यक्ति मुझे कल मिलेगा तो मैं इसे ये बात बोल दूंगा। अब पता चला अगले दिन वो व्यक्ति नहीं मिला, किसी काम से चला गया। फिर वो इंतजार करते हैं कि अगले दिन फिर शाम को अगर वो मिलेगा तो मुझे यही एक बात बोलनी है। बाई लक एंड चांस वो दूसरी रोड से निकल गया, फिर मुलाकात नहीं हुई। पता चला फिर कुछ हुआ करते करते आप उससे चौथे पांचवें दिन मिले, और आपने जाके उसे एक सेंटेंस वो बोल दिया जो उसे चुभेगा। वो कुछ भी हो सकता है। अब उसमें आपको लगा कि आपने जाकर के उसे बोल दिया और आपको बड़ा अच्छा फील हुआ। क्यों फील हुआ? क्योंकि आपको लगा आपने दूसरे को चोट पहुंचा दी या नीचे गिरा दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मतलब पिछले 4 दिन तक आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखी, उसका साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल जो पूरा इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट तो आपने लिया। ये ठीक ऐसा था कि किसी के लिए आपने जहर बनाया, लेकिन उस जहर को आपने अपने ऊपर रख के ही बनाया। वो जहर का अंश दूसरे के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, या उसको किस हद तक प्रभावित किया ये नहीं पता, लेकिन उसे आपने अपने ही अंदर गैदर किया, स्टोर किया, तो उसने आपको ही नुकसान पहुंचाया। पहले सामने वाले को हो सकता है वो बिजी हो, वो आपकी बात को उतना केयर ही ना करे, वैल्यू ही ना करे, वो सुन के निकल जाए, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में आपने खुद को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए लोग मना करते हैं ऐसी चीजों से बचें।
ब्रेकिंग द साइकिल, इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं? पहली चीज़ तो सुनने की आदत डालें, और एक चीज़ ये है कि जिस जगह जाना नहीं है उस जगह की बातचीत करने का क्या मतलब है? मैं अधिकांश बच्चों से मिलता हूँ, वो उस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कोई कह रहा है कि सर वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर हो रहा है उसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? जब तक अपनी खुद की लाइफ पर किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है, और उसको गैदर करने का, उस इंफॉर्मेशन को जानने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पहली आदत होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर सुनने की आदत डालें। और जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ, जब तक इग्नोरेंस नहीं होगा तब तक नफरत नहीं होगी। इसीलिए लिखा है डीप एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क होता है। सिंपैथी कहता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, एम्पैथी कहता है कि मैं खुद को उस जगह पर रखकर इमेजिन करके देख सकता हूँ कि अगर मेरे साथ ये होता तो कितना बुरा होता। अधिकांश लोग सिंपैथी की भावना से आते हैं कि अच्छा अब हमने आगे आ गए, शोक जता लिया, हमारा काम खत्म हो गया। जबकि एम्पैथी इसके टोटली डिफरेंट डायमेंशन में है। एम्पैथी से मतलब है कि मुझे पता है कि किस तरह महसूस होता है, मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, इसलिए मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा, या मैं सामने वाले के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए अगर नफरत मिटानी हो तो किसी की बात सुनना सीखें, और नफरत बढ़ानी हो तो किसी से दूरी बना लें। अगर आप नहीं चाहते किसी से बात करना तो आप अल्टीमेटली दूरी बना लीजिए। जैसे ही दूरी बनाएंगे वो अपने आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एजुकेट नॉट एस्केलेट। जब भी सोशल मीडिया पर किसी तरह का प्रोपोगेंडा होता है या किसी तरह की सिचुएशन होती है, तो हमें सिचुएशन का एक डायमेंशन दिखाया जाता है और उसके बाकी सारे डायमेंशन हिडन होते हैं। तो बेटर है कि हम या तो उन डायमेंशंस के बारे में जानने का प्रयास करें, या फिर हम और उसे आगे बढ़ाने की बजाय, उस प्रोपोगेंडा को बढ़ाने की बजाय, एस्केलेट करने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। उसे पहले ढंग से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसको समझें, फिर उसके बारे में किसी तरह की राय बनाएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो एक तरह का कॉमन ग्राउंड ढूंढिए। वो कॉमन ग्राउंड जिसमें आप बात कर सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों पक्ष की बातें बराबर तौर पर रखी जाएं, तभी संभवतः आप नफरत को कम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बेसिकली ये है कि धीरे धीरे लोगों में जो नफरत की भावना है वो बढ़ती चली जा रही है। उसका सिंपल सा रीज़न है सोशल मीडिया। पहले हम जो दुनिया नहीं देखते थे वो देख रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और डिजिटल वर्ल्ड ने धीरे धीरे हमारे फिजिकल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अल्टीमेटली रहना तो हमें फिजिकल वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि डिजिटल वर्ल्ड का फायदा नहीं है। हम दूर बैठे व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फायदे के साथ कुछ नुकसान भी आए हैं। बीच में आपने देखा होगा कि जब आईएसआईएस की भर्ती हुई थी तो हैदराबाद में बैठे किसी बच्चे को मैनिपुलेट कर दिया था। डिजिटल वर्ल्ड से आपको ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति आपके घर तक आ जा रहा है, या कौन आप तक पहुंच जा रहा है इजीली। तो डिजिटल वर्ल्ड ने ये खतरा भी हमको दिया है। कब कौन आप पे नज़र रख रहा है, कब कौन आपके साथ गलत कर रहा है, किसी तरह का आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए। तो उन्हीं सब एस्पेक्ट्स में से एक है, वो है नफरत फैलाना। कि जानबूझ के किसी के बच्चे को, हो सकता है यहाँ बैठे किसी मुसलमान को कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करे और उसे जिहादी बनाने का काम करे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑनलाइन से टारगेटेड हेट भी कई बार फैलाया जाता है, किसी भी समुदाय के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्रक्रिया के प्रति। तो इस तरह की व्यवस्था से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि खुद को एजुकेट करें, इन चीज़ों को समझें और इनके ट्रैप में ना फंसें। क्योंकि नफरत जितना ज़्यादा आपको लगता है कि आप दूसरे से करेंगे, उससे ज़्यादा ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।